नमस्कार। मैं गिरजेश सर अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट, यूपी पेट और बीएड एंट्रेंस और साथ ही साथ हिंदी टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके मैं आपके सामने आया हूं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की कठिनता का स्तर क्या होता है, और साथ ही साथ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो छात्र यूपी टेट, यूपी पेट और बीएड एंट्रेंस और टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। प्रश्न थोड़ा सा रुक के बोला जाएगा आंसर, ताकि आप लोग उसको गेस करने का प्रयास भी करें। कौन सी है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती और माधुरी, कल्पना और ज्ञानोदय, नवनीत और कादम्बिनी। ये पत्रिकाओं का एक युग्म है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहला प्रश्न और पहला ही आंसर सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप ये पत्रिकाओं का युग्म है जो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न, तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पत्रिकाओं से प्रश्न निश्चित ही आते हैं, और पत्रिकाओं से आने वाले प्रश्न एक नंबर आपको दे देते हैं। 50-60 पत्रिकाएं हैं, निश्चय ही वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो तत्भव पत्रिका के संपादक अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अखिलेश जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? निश्चय ही आप लोग कंफर्म होंगे कि सूरसागर जो है ब्रज भाषा की एक प्रचलित कविता है, रचना है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? लिखने और बोलने दोनों में हिंदी भाषा का प्रयोग किस देश में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पाकिस्तान में अलग अलग भाषाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी है, दक्षिण अमेरिका में भी अंग्रेजी है, पाकिस्तान में उर्दू है, जबकि मॉरिशस एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हिंदी लिखने और बोलने दोनों में प्रयोग की जाती है और सेकेंडरी लैंग्वेज की स्थिति रखती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आल्हा खंड किस रासो काव्य को कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बिसल देव रासो। किसे आल्हा खंड कहा जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? जल्दी जल्दी गेस करिए आप लोग, किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, नामवर सिंह। फिर से जो बच्चे देर से देख रहे हैं, जो छोट स्किप करके वीडियो देखते हैं, उनके लिए बता दूं कि यूपी पेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जो हो रही है वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यावती। अष्टछाप से अत्यंत प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है। कौन इसमें से अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि भी सूरदास जी हैं, और सूरदास यहाँ पे ऑप्शन में बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्त काल के कवि कौन नहीं हैं? ऑप्शन देखिएगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और बिहारी। इसमें से कौन सा ऐसा है
जो भक्ति काल का कवि नहीं है? तो आपको ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। कौन नहीं है? बिहारी। ठीक है, बिहारी जो हैं किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। रामलाल नछू, पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे पृथ्वी है, आल्हा उदल या सतसई। कौन सा हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है? तो बिल्कुल पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का ये काव्य है और इसे जो है प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हिंदी भाषा को कितने भाषा में बांटा गया है? हाँ, 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हाँ बिल्कुल सही हैं आप लोग, हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या संयुक्त काल? कौन सा ऐसा है जो हिंदी के काल विभाजन में नहीं आता? आपको पता है हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आदिकाल, पहला कौन सा था? आदिकाल, ठीक है, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। तो कौन सा नहीं है? संयुक्त काल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? लोकायतन, युगमाड़ी, चिदंबरा और स्वर्णधूलि। किस पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा पर हुई थी। चिदंबरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैचासी, मागधी, अर्धमागधी या सौरसैनी? किस अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से? आप ऑप्शन नंबर इसमें डी सही कर देंगे। कौन सा? सौरसैनी। सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है और गुजराती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सा आता है? ब्रज भाषा आता है। तो सौरसैनी से उत्पत्ति किसकी हुई है? पश्चिमी हिंदी की हुई है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? ब्रज भाषा आता है। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो रासो आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक किस काल की रचना है? तो आपको पता होना चाहिए कि रासो जो है आदिकाल के अंतर्गत आता है। रासो सभी काव्य किसमें हैं? आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन के बाद 15वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, केशवदास या तुलसीदास? 4 हैं, लेकिन भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं? तो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं ये आपको बता देना है। निर्गुण भक्ति काल के तो कौन हो जाएगा? कबीरदास। भक्ति काल के प्रमुख कवि तो यहाँ पे सभी हैं, लेकिन निर्गुण के कौन हैं? तो कबीरदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? मैंने कि जब भारतवर्ष में भाषाओं के बारे में चर्चा हो रही थी कौन सी भाषा होगी राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में, तो उसका नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया? रवींद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? किसने था जो हिंदी का नाम सबसे पहले सुझाया था? तो ऑप्शन नंबर ए रवींद्रनाथ ठाकुर जी ने हिंदी का नाम सबसे पहले राजभाषा के रूप में सुझाया था। अगला प्रश्न, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी युग या छायोत्तर युग? मर्यादा जो है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है ये आपको बता देना है। चलिएगा, मर्यादा जो है द्विवेदी युग की, मर्यादा जो है
द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? लिपि क्या होती है? भाषाओं के लिखने की जो चिन्हात्मक प्रतीक होते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। तो ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खगोष्ठी या ब्राह्मी लिपि? किस लिपि से हुआ है यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोपीय शब्द हिंदी किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है यहाँ पर पूछा गया है। तो भारोपीय शब्द किससे है? हिंदी भाषा संबंधित है। भारोपी भाषा परिवार है जो भारत में कितना 73% लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। चलिए, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा है? खड़ी बोली, पाली, तेलुगु या ब्रजभाषा? तो कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो संस्कृत के बाद क्या है? पाली है। पाल के बाद प्राकृत होगा, फिर क्या होगा? अपभ्रंश होगा, और उसके बाद क्या है? हिंदी है। तो इस प्रकार से संस्कृत से हिंदी की ये सीढ़ी है, या आप क्रमिक विकास भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है, या शारदा में लिखी जाती है, या कुटिल में लिखी जाती है? मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है यह आपको बता देना है। मराठी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बंगलौर या हैदराबाद? बंगलौर या हैदराबाद कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के विकास का कार्यालय जो है कहाँ है? चेन्नई में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न। चेन्नई में अवस्थित है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या कुटिल? ये पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है, और हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न। इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बघेली? इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप कौन सा है? तो प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली में है, जबकि बीच में 1800 के आसपास ब्रजभाषा इसका प्रचलित रूप है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृति, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? ये पूछा जा रहा है, 25वां प्रश्न है। तो ये करा है हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत से हुआ है। किसके हुआ है? लौकिक संस्कृत से। चलिए, या जैसे देखिए 2-3 चीजें इसमें है, इसको पूरा प्रश्न समझ लीजिएगा। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से हुआ है, ये भी है। वैदिक संस्कृत से हुआ, ये भी है। पाली से हुआ, ये भी सही है। अपभ्रंश से, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हिंदी की आदि जननी कौन है? वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से क्रम चला, माने फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे लौकिक संस्कृत होगी, थर्ड नंबर पे पाली और प्राकृत आएगी, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगी? अपभ्रंश आएगी। इसलिए सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा? जन्म किससे हुआ है, माने हिंदी के जस्ट पहले कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लगा देंगे सी। कौन सा? अपभ्रंश। ठीक है, हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। और हिंदी का आदि विकास कौन हुआ है? आदि जननी किससे हुई है? तो किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से।
ठीक है, कुछ लोग सिर्फ संस्कृत भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी और तेलुगु। इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है? तो 19वीं 1800 शताब्दी तक आसपास सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में किसका प्रयोग हुआ था? ब्रजभाषा का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? ठीक है, किस वर्ग में माना जाता है? तकनीकी भाषा के वर्ग में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या सांकेतिक भाषा के रूप में? तो तकनीकी भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, कौन सी है? राजभाषा के रूप में हिंदी को भारत मान्यता प्राप्त की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? ठीक है, तो किसमें? नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका और भारत। बिल्कुल आप सही हैं, भारत में बोली जाती है। सर्वाधिक बोली जाती है कहाँ पे? भारत में। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? अभी हमने आपको बताया 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? मैथिली, मगही, बांगरू और डुडारू। देखिए, भाषाओं से और बोलियों से एक प्रश्न पक्का आएंगे, पत्रिकाओं से एक प्रश्न जरूर आते हैं, तो ये 2-3 चीज़ आप एकदम स्पष्ट रख लीजिए। मैंने क्वेश्चन बहुत ही सटीक बनाया है और मेरी जहाँ तक अपनी समझ है कि 10 में से इस 50 क्वेश्चन में से जाहिर सी बात है कि आपको अधिक से अधिक सफलता मिल सकती है। चलिएगा, तो करा मैथिली, मगही, बांगरू या ढूढ़ारी। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थानी को ढूढ़ारी कहा जाता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सभी। तो निश्चय ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, ये सब हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 343 से लेकर 135 तक, 134 से लेकर 153 तक, 434 से लेकर 315 तक या 343 से लेकर 345 तक। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी से हो जाएगा 343 से 351 तक। इसमें भारत के राजभाषा संबंधी, ठीक है, सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 15, 14, 22 या 18। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ये सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में अधिकतम बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन में, नई दिल्ली में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, ट्रिनिडाड एवं टबैको में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 5वां हुआ था। चलिएगा, ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? जायसी, चंद्रायन, पद्मचरित या लोरकहा? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्मचरित है। पद्मचरित जो है यह सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, कराए कि नहीं है, ये आपको बताना है। कौन? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या बुंदेली? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हिंदी में जितनी बोलियां हैं उनका वर्गीकरण के आधार पर
छत्तीसगढ़ी बोली है? कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? ठीक है, हिंदी में जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। किस में आ जाएगा? पूर्वी में, पश्चिमी हिंदी में, किस हिंदी में आएगा? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है किस बोली की है? पूर्वी हिंदी की बोली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी है और बघेली है और अवधी है। ये जरूर पूछता है पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन है, तो कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए अगला प्रश्न, ब्रज भाषा कौन सी बोली के अंतर्गत आता है? अभी हमने बताया कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है, तो पश्चिमी हिंदी में क्या आएगा? ब्रज भाषा आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो लोग भी परीक्षाओं को दिए होंगे या जो फ्रेशर होंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग दिए होंगे तो जानते ही होंगे कि ये कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? मगही जो है कौन सी भाषा में आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या दक्षिणी हिंदी? पूर्वी हिंदी मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें कौन कौन सी हैं? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो मगही कहाँ आएगी? मगही बिहार में बोली जाती है और ये बिहारी भाषा उपभाषा के अंतर्गत आती है। चलिए अगला, पुरानी बंगला को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी बंगला को ब्रजमुखी, ब्रज नाम, ब्रजबुली या ब्रजबुला नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा क्या? ब्रजबुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है? विकास के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रावधानों का, हिंदी संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो क्या था? 343 से लेके 351। लेकिन उसमें हिंदी के विकास से संबंधित निर्देश कहाँ दिए गए हैं? ये प्रश्न है 352, 53, 51 या 50। तो देखिए 52 तो है ही नहीं, 53 होगा नहीं क्योंकि 51 तक ही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 351। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पोर्ट लुई मॉरिशस, नागपुर भारत, नई दिल्ली भारत, लंदन ब्रिटेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नागपुर भारत। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा पोर्ट लुई, नई दिल्ली, लंदन या न्यूयॉर्क अमेरिका। तो दूसरा कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था। पहला नागपुर भारत में हुआ था, दूसरा पोर्ट लुई में हुआ था। और 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और लंदन। तो कहाँ हुआ था? 8वां कहाँ हुआ था? 8वां हुआ था कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था, भारत में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था। और 8वां न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं जो ये अभी तक हैं। चौथा हिंदी विश्व सम्मेलन पोर्ट लुई, नई दिल्ली, नागपुर या न्यूयॉर्क। तो भारत नागपुर में तो पहला हुआ था। ठीक है, चौथा कहाँ हुआ था? चौथा भी कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में ही हुआ था। ठीक है, तो दूसरा और चौथा कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पारामाबियो में, पोर्ट लुई में, पोर्ट ऑफ स्पेन में या नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि 7वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पारामाबियो, सूरीनाम में 7वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। फिर अगला, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जोहानसबर्ग, पारामाबियो, पोर्ट लुई या नई दिल्ली भारत। तो 7वां जो है नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 7वां कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन न्यूयॉर्क में, जोहानसबर्ग में, लंदन में या नई दिल्ली में? तो कहाँ हुआ था? जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, जोहानसबर्ग में हुआ था। अगला, छठा हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ, लंदन में हुआ या न्यूयॉर्क में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में हुआ। तो ये देखिए, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे हिंदी भाषा से संबंधित, चाहे वो लिपि से रहे हों, चाहे वो संविधान से रहे हुए हैं, चाहे विश्व हिंदी सम्मेलन से रहे हुए हों, चाहे भाषा के जो घटक हैं उनसे रहे हुए हैं, ये हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं और निश्चय ही यहाँ से प्रश्न आएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।